नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। खबर 8 के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पूरा हफ्ता बल्कि कहा जाए तो पिछले 15-20 दिन बहुत गहमा-गहमी के गुजरे हैं। भारत और पाकिस्तान जंग शुरू भी हुई और थोड़ा रुक भी गई। इसे किस रूप में देखा जाए? बहुत सारे आयाम हैं। शॉर्ट में उन आयामों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। पहला आयाम, मोदी सरकार की जो भी नीतियां रही हैं, हम हमेशा से उसका एनालिसिस करते आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये समझ लिया कि पाकिस्तान के साथ जब युद्ध है, तो हम सरकार की आलोचना करेंगे। नहीं, इस पहले आयाम पर चर्चा करनी जरूरी थी, थोड़ी-सी 1 मिनट की, कि जब देश पर खतरा हो तो हम देश के साथ खड़े हैं और उस समय देश की सरकार जो है उसके साथ भी खड़े हैं। सारा विपक्ष सरकार और देश के साथ खड़ा था और सेना के साथ खड़ा था और हम भी खड़े थे। हम आज भी देश के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं। तो पहली गलतफहमी, वो ये सोचे कि विरोध करते-करते हम देश का विरोध कर जाएँगे, कतई नहीं। नंबर 2, इस जंग को खत्म ना समझा जाए। ये जंग सिर्फ एक अल्प विराम है, क्योंकि जो दुश्मन हमारे सामने है, वो दुश्मन आतंकवाद का प्रतीक है। वो अपने आप में आतंकवाद है। वो ओसामा बिन लादेन को पोषित करने वाला पाकिस्तान है। जो हक्कानी ग्रुप, जो नेटवर्क ग्रुप है आतंकवाद का, उसका पोषण करने वाला है। इस पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये भरोसा करने के लायक नहीं है। जो सीज फायर करके सीज फायर तोड़ दे, उसका मतलब क्या होता है? मुझे दरअसल एक ऋतिक रोशन की फ़िल्म आई थी कारगिल वॉर के ऊपर, लक्ष्य, आपने देखी होगी। उसमें जब वो ऋतिक रोशन लास्ट में चोटी पर पहुँचता है और वहाँ पाकिस्तानी जो घुसपैठिए होते हैं, उनको मार देता है, हालाँकि खुद भी इंजर्ड होता है, तो फिर रिलैक्स होके बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, जो शायद उसके मातहत एक उसका जवान था, जिसका नाम था ओमपुरी, और ओमपुरी ने ये कहा था कि इन पाकिस्तानियों पर भरोसा मत करना। जो शब्द कहे थे, मैं उनको उस डायलॉग को दोहराता हूँ, पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। कल वही हुआ। सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान हारा था लेकिन पलट के फिर आया और फिर आया उसके बाद फिर उसने हमला किया ड्रोन से। तो आप इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, ये एक अल्प विराम है, ये जंग खत्म नहीं हुई है। भारत की ओर से एक बात बहुत अच्छी हुई कि भारत ने अमेरिका के सामने पहले अपनी कंडीशंस रखी सारी की सारी। उनमें सबसे पहली कंडीशन कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंशन में है, एबियंस में है, उसको मैं नहीं हटाऊंगा। अमेरिका ने स्वीकार किया। मैं अपना एयर स्पेस भी उनके लिए नहीं खोलूंगा, स्वीकार किया। मैं अपना ट्रेड भी पाकिस्तान के लिए नहीं खोलूंगा और सैंक्शंस रहेंगी, स्वीकार किया। इसके अलावा एक चीज ऐसी हुई जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था, जिसको मैं कहता हूं भारत का संपूर्ण इजरायलीकरण। भारत का संपूर्ण इजरायलीकरण। और वो कंडीशन थी कि हर आतंकवादी एक्ट को टफ वॉर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, जो मुझे अधिकार देगा कि मैं कभी भी रिटेलिएट करके उन लोगों को सबक सिखा सकूं। इजराइल ज्यादा वेट नहीं करता है। 2-4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे के अंदर अंदर हमला कर देता है। जैसे हूतीज ने तेल अवीव में पिछले हफ्ते एक मिसाइल मारी, कुछ 6 लोग जख्मी हुए, लेकिन 24 घंटे के अंदर 20 फाइटर जेट लेके हूतीस के ऊपर इजराइल ने हमला किया और बड़ी तबाही मचाई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशंस को अमेरिका ने माना। ये कंडीशंस अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान पूर्णतः एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान को लोन चाहिए था आईएमएफ से और आईएमएफ अमेरिका का है। प्लस साथ में प्रेशर डाला गया सऊदी के द्वारा, कतर के द्वारा और यूए के द्वारा, जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, आप कह सकते हो।
और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर साइन करो। जाने-अनजाने में इसको एग्री किया गया और भारत की यहाँ पर एक बड़ी विक्ट्री होती है। लेकिन जो तीसरा आयाम मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आप नोट करेंगे कि पिछले कुछ समय के अंदर पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का हमासीकरण हुआ है। हमास कहाँ का है? पैलेस्टाइन में आपको पता है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ग्रुप में से एक, हमास। उसका हमासीकरण हुआ पाकिस्तान का, क्योंकि पहलगाम में जो हत्याएँ की गई थी, उसमें कई हत्याएँ घुटने पे बिठा के और गले पर यहाँ गोली मारी गई। ये हमास स्टाइल है ब्रूटैलिटी का, जो पहली बार लश्कर-ए-तोयबा ने इंडिया में अपनाया। सबके साथ नहीं, कुछ के साथ। तो यहां से पता लगा कि हमास की पद्धति वो क्यों? क्योंकि हमास के बहुत सारे आतंकवादियों ने पीओके के अंदर कई प्रोग्राम्स में शिरकत की और वहां उनको फिर फूल मालाएं चढ़ाई गई, उनका स्वागत किया हमास के आतंकवादियों का। जहां पाकिस्तान का हमासीकरण शुरू हुआ, वहीं से भारत का इजरायलीकरण स्टार्ट होता है। ये वो आयाम है जिसको समझने की जरूरत है। इसके अलावा एक और आयाम कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, ड्रोन को गिराने के लिए Zu-23 या L-70 गन्स का, या फिर S-400, या फिर इसके अलावा क्या कहते हैं कि हमारी आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है और बाकी जो शिल्का और बाकी कई अन्य एयर डिफेंस सिस्टम, इन्होंने इतना इफेक्टिवली काम किया कि एयर फोर्स का रोल कम हो गया। आपने देखा जब पाकिस्तान ने पहली नाइट में अपने फाइटर प्लेन्स का यूज़ किया और उसके F-16 और 2 GF-17 गिराए गए, पाकिस्तान को एहसास हुआ कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हमारे एयरक्राफ्ट भी इसको अब चीर नहीं सकते। तब उसने सोचा कि एयरक्राफ्ट को यूज़ नहीं करना। उसके बाद उसने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया। जब उसने फतेह 1 और फतेह 2 को इस्तेमाल किया, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और वो भी गिरा दी गई, उसे एहसास हुआ कि मैं बैकफुट पे हूँ। अब मेरा कोई काम यहाँ पर नहीं रह गया। यानी कि मेरी एयरफ़ोर्स बर्बाद हो चुकी है। साथ में मेरी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, फतेह 1, फतेह 2, वो बर्बाद हो गई। और 1 हफ्ता पहले उसने अब्दाली, एक और बैलिस्टिक मिसाइल का या सुपरसोनिक मिसाइल का उसने टेस्ट फ्लाइट किया था इंडिया को डराने के लिए। वो भी इंडिया ने गिराई। वो भी इंडिया के ऊपर एक छोड़ी गई, अब्दाली भी। ये वो मोड़ था जिसको सऊदी, कतर और बाकी देश देख रहे थे, और यहां उनको पता लगा कि इंडिया इज नाउ इमर्जिंग एज अ सुपर पावर। अब इसको इग्नोर करना मुश्किल है, क्योंकि 3-4 दिनों के अंदर पाकिस्तान से वो एटम बम की बात होनी बंद हो गई थी कि एटम बम का इस्तेमाल, क्योंकि उन्हें एक बार पता लग गया था कि अगर इंडिया ये सब कुछ कर सकता है, तो अगर मैंने एक एटम बम का इस्तेमाल कर दिया, तो शायद इंडिया कम से कम 200 नहीं, 200 डिक्लेयर्ड है, 170-80 तो डिक्लेयर्ड है, कहीं ऐसा ना कि 500 बम डाल दो, पूरे पाकिस्तान में आपको धुआँ और आग के अलावा कोई चीज़ नज़र ही ना आए, और लाशों के ढेर नज़र आएँगे आपको शहर-शहर। कहीं न कहीं 4 दिन से ये एटम बम की बात होनी बंद हो गई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट आयाम था, और जो ज़ोर था पीछे से अमेरिका से कि यू कैनॉट यूज़ इट, और उसके बाद इनकी सबकी बोलती एटम बम पे बंद हो गई थी। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, ये पाकिस्तानी लौट कर आते हैं। आप इसे अल्प विराम समझिए, इस सीज़ फायर को, ये सीज़ फायर टूटेगा, मैं आपको बताऊँ। ऐसा मेरा अनुमान है कि ये सीज़ फायर टूटेगा और आपको जल्द फिर से इस युद्ध के नए आयाम देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत के लिए इसमें बहुत सारी विक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, अभी युद्ध विराम है, लेट्स एक्सेप्ट इट, लेट्स रिस्पेक्ट इट। इन 2 आयामों को मत भूलिएगा, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते और रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर जैसा आदमी, वो भी शायद ज़्यादा समय तक आर्मी का चीफ ना रह पाए। अगर रहेगा, तो फिर वो पलट करके आएगा और शहबाज शरीफ को हटाएगा, या फिर मुल्ला मुनीर का ही पत्ता साफ हो जाएगा। ये सबको पता है कि 2 शक्ति के केंद्र एक साथ में नहीं रह सकते। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन पाकिस्तान के साथ इस युद्ध में एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया की पावर्स को गया है कि इंडिया विल नॉट नाउ रिस्ट्रेन इटसेल्फ एंड इट विल हेड बैक। इसने दुनिया को शॉक किया है। वो मुझे पहले शब्द याद आ गए, जो पहलगाम के बाद मोदी जी ने 12 वर्ल्ड लीडर्स को फोन किया था और कहा था कि मैं तुमसे समर्थन मांगने के लिए फोन नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताने के लिए फोन कर रहा हूं कि आई एम गोइंग टू। लेकिन इंडिया का जो एक्शन था, प्रोफेशनल था, टू द पॉइंट था, वेल कैलकुलेटेड था, और मुझे लगता है कि इंडिया का जो माइट है, वो सामने निकल कर आया, जिसे दुनिया ने पहली बार पहचाना कि इंडिया कैन प्रोफेशनली कंडक्ट इटसेल्फ एंड हिट द एनिमी हार्ड। और यहां से जो संदेश चाइना को गया है, तो चाइना की रूह भी कांपनी शुरू हुई है कि नहीं नहीं, तुम संयम रखो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, शांति बनाए रखो, कूटनीति से बात करो।
एंड दिस वाज़ अ मैसेज टू मोस्ट ऑफ द बिग नेशन कि इंडिया विल हिट बैक नाउ कि भारत का भी इज़राइलीकरण हो गया है। और इसी बात से चाइना पीछे हटता नज़र आया। अदरवाइज़ शुरुआत में जो उसने घुड़कियाँ देनी शुरू की थी कि मैं खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ और टर्की ने भी कहा था, मुझे लगता है उनको भी लेसन्स मिले हैं और ये लेसन्स अभी और कई रूपों में मिलेंगे, जब भारत अपने आयात चीन से और टर्की से भी कम करेगा और हो सकता है इंडिया के टूरिस्ट उन देशों के लिए ड्रास्टिकली कम हो जाएँ और सबसे बड़ा झटका अज़रबैजान को भी लगेगा। बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन बात करते रहेंगे आपसे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका।